तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल बेताल पच्चीसी की दुनिया में। तो आइए आपको ले चलते हैं बेताल पच्चीसी की अद्भुत दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, ज्यादा पापी कौन। बेताल के उड़ने के बाद दोबारा विक्रमादित्य वृक्ष की ओर दौड़े और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को फिर से कंधे पर लाद कर चल पड़े। इस बीच बेताल ने कहा कि हे राजा विक्रम, तुम बड़े जिद्दी हो, तुम मानते नहीं हो। तुम बार बार मुझे पेड़ से उतार कर लाते हो और मैं बार बार उड़ जाता हूँ। तुम्हें रात को डर नहीं लगता? तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे हम दोनों का रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन हुआ। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा कि बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रावती के साथ। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद अपने राजमहल के ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो उत्तर तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन हुआ। राजकुमारी ने भी अपनी मैना मंजरी से पूछा, हे मंजरी, यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा। मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों राज्यों की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपनी मैना को लेकर राजमहल राजा रूपसेन के पास आ गई। राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है कि किसी बात को लेकर तोता और मैना आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैना गुस्से में कहने लगी कि पुरुष पापी, धोखेबाज और धर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने भी कहा कि स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया। यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों इतना झगड़ रहे हो और किस बात पे झगड़ रहे हो। मैना ने झट से कह दिया कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं। राजा ने मैना से पूछा, आदमी बुरे होते हैं, यह तुम किस तर्क से कह रही हो। तो मैना ने इसे समझाने के लिए राजा को एक कहानी सुनाई। सालों पहले आर्यवत्र नगरी में महाधन नाम का एक सेठ व्यापारी रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों के बाद एक संतान पैदा हुई। वो लड़का था। महाधनी सेठ ने उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लग गया। जुए की लत में वो इस कदर डूब गया कि वो सारा पैसा रोज रोज हार जाता। इसी बीच सेठ की मौत हो जाती है। जुए की लत की वजह से लड़के के पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए। अब चूंकि उसके पिता भी नहीं रहते हैं, घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं था। जो पिता जितना धन संपत्ति जोड़े थे वो लड़का जुए में हार गया था। तो लड़के ने अपना घर नगर छोड़कर चंद्रपुर नगर की ओर एक नए राज्य में पहुंच गया। नए नगर में पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले एक साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। लड़के ने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया। मैं बहुत मुश्किल से बचकर यहाँ तक आया हूँ। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि ये सारे गहने मुझे निकाल कर एक पोटली में दे दो, क्योंकि इस रास्ते में कई लुटेरे हैं जो एक जेवर तुमसे छीन सकते हैं। पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने जेवर को एक पोटली में बांधा और अपने पति को दे दिया। जेवर मिलते ही उस लड़के ने सबसे पहले दासी को कुएं में फेंक दिया और कुछ समय बाद थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी पत्नी को भी गड्ढे में धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। चूंकि लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसी रास्ते से एक राहगीर जा रहा था। वह राहगीर तुरंत आया और महिला को उस गड्ढे से निकालकर बाहर किया। कुएं से निकलते ही लड़की अपने पिता के पास चली आई, लेकिन उसने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कि कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा कि चिंता मत करो बेटी,
तुम्हारा पति अभी कहीं ना कहीं जिंदा होगा और वो वापस कभी ना कभी जरूर लौट कर आएगा, तब तक तुम मेरे साथ रहो। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात फिर जुए में हार जाता है और पैसा खत्म होते ही उसकी हालत फिर पुरानी जैसी बुरी हो जाती है। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास वापस आता है और वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। तो वह उसे देखकर बहुत खुश होती है। जो वह बताती है कि उस दिन जो भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वह उस झूठी कहानी के बारे में भी अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखता है, उसका स्वागत और सत्कार करने लगता है। कुछ ही दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का दामाद अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, यह सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है कि मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहते हैं कि अब तुम बताओ, तुम स्त्रियों को क्यों हत्यारिन और दुष्ट कहते हो? स्त्रियों को तुम बुरा क्यों कह रहे हो? यह सुनते ही तोता भी राजन को एक कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागर दत्त नाम सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था। श्रीदत्त की शादी पास के ही नगर विजयनगर के सेठ सोमदत्त की बेटे से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका बेसब्री से इंतजार करती थी, लेकिन 8 से 10 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर लड़का नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है, जो उसे बेहद पसंद आ जाता है। वह उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है और वो उससे रोज बात करने लगती है। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बढ़ने लगता है और मिलते जुलते कई महीने बीत जाते हैं। इसी बीच जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से वापस लौट के आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए अपने पलंग पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही जब उसकी पत्नी देखती है कि श्रीदत्त सो गया है, तो रात के अंधेरे में चुपचाप से दरवाज़ा खोलकर वो अपने सहेली के घर चली जाती है और रात को उसे बाहर जाते हुए एक चोर देख लेता है। वह देखता है कि एक स्त्री एक घर में चली गई। अफसोस कि जिस युवक से वो मिलने जाती है, उस युवक की सांप के काटने से मृत्यु पहले ही हो जाती है। जैसे ही जयश्री वो युवक को देखती है, उसे लगता है कि वो युवक सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा बेताल मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर चला जाता है। अब रोते हुए अपनी सहेली के पास वो पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। यह कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लगना। जैसे कि कोई नाक के बारे में तुमसे पूछे तो कह देना तुम्हारे पति ने ही नाक काटी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद यह मामला राजा के दरबार में पहुंचता है और जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली पर लटकाने का आदेश दे देता है। चूंकि उस सभा में वह चोर भी मौजूद था जो उस रात को पूरी घटना देख चुका था, जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात के अंधेरे में घर से बाहर जाते हुए देखा और अन्य चीजों को भी देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी रात की बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है कि आप वहां चलकर महाराज खुद देख लीजिए, भूत भी वही है और युवक की लाश भी पड़ी हुई है। जब जांच की जाती है तो यह बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है कि राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। अब इतना कहकर कहानियां खत्म हो जाती है। अब बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि विक्रम, अब ये बताओ कि महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन हुआ? राजा विक्रम ने उत्तर दिया कि चूंकि वह युवक जो सेठ के यहाँ पला बड़ा था, वो शुरू से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो अपने बाप की दौलत और सारा संपत्ति जुए में हार चुका था, तो वह उस प्रवृत्ति का बन चुका था। लेकिन दूसरी ओर जयश्री जो एक संस्कारवान लड़की थी, उसकी शादी संस्कारों के साथ हुई थी। उसने एक दूसरे लड़के के साथ प्यार में पड़कर
अपने पति को फंसाने की कोशिश की, उसे धोखा दिया, तो यहाँ महिला ज़्यादा पापी हुई। तो बेताल बोला, राजन तुमने सही कहा। और यह बोलते ही बेताल दोबारा पेड़ की ओर उड़ गया और उसके पीछे पीछे राजा विक्रम तलवार लेकर दौड़े। फिर से उसे अपने कंधे पर लाद कर भिक्षु की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, बेताल पचीसी की ऐसी कहानियाँ हम क्रमशः इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।